Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Vipin, Rahul, Shashikant, Nisha, Parul, Ankit, Vivek, Shyam, Gaurav, Suchita, Alok, अभय, कुंदन, आराधना, विपिन, प्रियंका, राहुल, दीपिका, प्रीति, दिव्यांशु, दीपू, दिव्या, राहुल, निशा, पवन, मोहन, पुलकित, काजल, कुंदन, सत्यम। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? बहुत अच्छे। तो परसों, सॉरी, कल कल आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे लाइव आके मुझे विश किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, हमारी बर्थडे विशेस के लिए। दूसरी बात, वो जो PDF है 100 प्रैक्टिस सेट की, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। मैंने उसी वीडियो के, YouTube जो वीडियो है ना, उसी के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप उस टेलीग्राम चैनल की लिंक को ओपन करोगे तो वो मेरा चैनल है जो मैंने अभी बनाया 2-4 दिन पहले, है ना। तो आप वहां से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं था, अभी बनाया मैंने। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को लेटेस्ट कंटेंट देने के लिए मैंने कहा चलो टेलीग्राम पे आप फॉलो करो, वहां पे PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही शानदार 100 प्रैक्टिस सेट है। और हर प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन भी आपके पास है। ठीक है, आप PDF पे जब वीडियो सोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल की, जहां पर वो 100 प्रैक्टिस सेट है, सेट 1 टू सेट 100। ठीक है जी। हाँ जी, मजा आ गया। बहुत अच्छा गिफ्ट था सर, गजब। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। वो बहुत अच्छा गिफ्ट इसलिए है, वो 100 प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार इसलिए है क्योंकि एक एक क्वेश्चन मतलब मेरे खुद के द्वारा सॉल्व कराया हुआ है, तो हर क्वेश्चन पे हमारी नजर है इस चक्कर में। ठीक है जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और पजल चैप्टर के बाद हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की शुरुआत करी है ना। तो पजल चैप्टर के बाद हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की शुरुआत करी। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कितनी अरेंजमेंट हमने बना ली? अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करूं तो हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाई थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने दूसरी अरेंजमेंट बनाई, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने थर्ड अरेंजमेंट बनाई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने फोर्थ अरेंजमेंट बनाई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो टोटल 4 अरेंजमेंट हम लोग बना चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहली जो क्लास थी सीटिंग अरेंजमेंट की, वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, एकदम जीरो लेवल की क्लास थी। यानी कि पहली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन करे सीटिंग अरेंजमेंट के, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। 4 अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं, अब हम चलते हैं 5वीं अरेंजमेंट पर। और आज थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, हाँ जी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। तो पहले आप अरेंजमेंट बना लो, फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देना। एस और क्यू, एस एंड क्यू एक पुरुष है। एस और क्यू एक पुरुष है। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से। हमें भी एक गिफ्ट देंगे। अरे आपको गिफ्ट ही तो दिया था, वो 100 प्रैक्टिस सेट। आंसर आंसर बेटा कुछ देखो, बीच में जो PDF है ना, कुछ PDF की तो आंसर की है और कुछ PDF की आंसर की नहीं है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैंने हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, वीडियो सोल्यूशन, तो आपको आंसर की जरूरत ही क्या है। और आने वाले समय में उन सेट की आंसर की भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पेज हो गए थे बेटा। 400, कितने पेज हो गए थे? 434 पेज की PDF है। 434 पेज की PDF।
बनाओ फटाफट से इस अरेंजमेंट को, है ना। आज जो अरेंजमेंट है ना, आज अरेंजमेंट, ठीक है, आज अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बनाओ फटाफट से। पहली क्लास में जितनी भी अरेंजमेंट थी वो बिल्कुल बेसिक्स थी। आज अरेंजमेंट का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है जी, पहले से। सेट को करके बहुत मजा आ रहा है सर। चलिए, बहुत मजा तो आएगा ही, जब इस क्वेश्चन को भी बनाओगे तो भी बहुत मजा आएगा। तो ये लेवल जो है क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं बनानी पड़ रही। अभी भी हम वही सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल कितने पर्सन है? 8 लोग हैं, है ना, और सबका फेस एक दूसरे की तरफ है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस एक दूसरे की तरफ है। ठीक है बाबू। हाँ जी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पुरुषों के बीच व्यवस्था इस प्रकार की, लेक्चर में ये सब बैठे हैं। पुरुषों में सिर्फ आर और वकील, आर और वी वैज्ञानिक ही एक साथ बैठे हैं। पुरुषों में आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ दो ही मेल एक साथ बैठे हैं, आर और वी। आर और वी ही दो मेल हैं जो सिर्फ एक साथ हैं। अब आर और वी कहाँ है? दो पॉसिबिलिटी है, वी यहां भी हो सकता है, वी यहां भी हो सकता है, लेकिन हमें दो पॉसिबिलिटी शुरू से बना के नहीं चलनी। हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेट पॉइंट से स्टार्ट करें। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, उसको छोड़ के कहा जाएगा? भैया, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा है। लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। बेटा, अब सबसे पहले मैं वी को बैठाऊंगा, वी को, और वी के सेकंड नाइट पे ना यू है। वी का सेकंड नाइट किधर होगा? अगर वी का फेस अंदर है तो वी का राइट इधर होगा। इसका सेकंड नाइट 1 2, वी के सेकंड राइट पे कौन है? यू है, और यू है पत्नी, यानी कि सर्कल में बैठाओ। ठीक है, और वी है मेल, और वी कौन है? वी है साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन में दिया है। चलिए, टी का स्थान यू और वी के बीच में है। अगर यू और वी के बीच में टी है तो बाबू अब आप ये बताओ, आर और वी दोनों को एक साथ बैठाना है। अगर ये वी है तो डेफिनेटली ये आर है, डेफिनेटली ये आर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया कंफर्म। अच्छा, ये बताओ, हर आदमी अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। हर आदमी, हर आदमी
ठीक है, हर आदमी अपनी, मेरा पहले कोई टेलीग्राम चैनल नहीं था, यही टेलीग्राम चैनल है असली, बाकी होंगे तो वो नकली टेलीग्राम चैनल होंगे, बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं हमारे नाम से। ठीक है, हाँ जी, हर आदमी बेटा अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। ठीक है, हर आदमी अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। तो ये जो वी साइंटिस्ट है, ये अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। अब इसकी पत्नी कौन है? क्या इसकी पत्नी आर है? नहीं सर, इसकी पत्नी आर नहीं होगी, इसकी पत्नी टी होगी। इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी टी होगी। ठीक है, ये इसकी पत्नी हो गई। अच्छा, ये जो आर है, ये जो आर है, ठीक है, ये कौन है? ये है लॉयर। आर कौन है? आर कौन है? लॉयर। ठीक है, और इसकी पत्नी भी इसके साथ होगी। इसकी पत्नी ये तो नहीं है, इसकी पत्नी ये हो गई। तो बाबू ये तो लॉयर की पत्नी हो गई और ये साइंटिस्ट की पत्नी हो गई। अच्छा, यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। तो ये हो गया लेक्चरर, ये हो गया लेक्चरर, यू लेक्चरर की पत्नी है ना, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी के बगल में ही बैठा है, हर पति अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, हर पति अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। अच्छा, अब डॉक्टर, बच्चा ये बताओ डॉक्टर को कहाँ बैठाएं? डॉक्टर को कहाँ बैठाऊं मैं? डॉक्टर को यहां बैठाऊं या फिर यहां बैठाऊं? डॉक्टर को, डॉक्टर को कहाँ बैठाएं? डॉक्टर को कहाँ बैठाएं? सर डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, है ना। डॉक्टर को कहाँ बैठाएं? डॉक्टर लेक्चरर की पत्नी है। ठीक है, सॉरी, लेक्चरर की पत्नी कौन है? यू। डॉक्टर एक मेल है, मेल। अब मैं डॉक्टर को यहां नहीं बैठा सकता, पूछो क्यों? क्योंकि ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, पुरुषों में से केवल, पुरुषों में से सिर्फ, सिर्फ बेटा आर और वी ही एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह है इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे, इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे, इसलिए डॉक्टर को मैं यहां नहीं बैठा सकता। इसीलिए डॉक्टर को मैं यहां नहीं बैठा सकता लेक्चरर के साथ। डॉक्टर को फिर मुझे यहां बैठाना होगा, डॉक्टर को मुझे यहां बैठाना होगा। और जो डॉक्टर की पत्नी है, ये होगी डॉक्टर की पत्नी, ये होगी डॉक्टर की पत्नी। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। अच्छा, क्यू डॉक्टर नहीं है, अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू हो गया लेक्चरर और फिर एस हो गया डॉक्टर, क्योंकि एस और क्यू कौन है? एस और क्यू पुरुष है। और बचा कौन? बचा जे। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आंसर दे सकते हैं। देखो, पहले सीजीएल के एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन नहीं आते थे। जी हाँ, अभी जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट पजल आई है। और सिर्फ सीजीएल में नहीं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, रेलवे के, टीचिंग के, है ना, उन हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अब पूछे जाने लगे हैं, पहले तो नहीं पूछे जाते थे। पहले ये क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग में आते थे, लेकिन अब हर एग्जाम में आ रहा है। पहले आते थे एग्जाम में, एसएससी में, लेकिन बहुत कभी कभी आते थे, कम कम आते थे, लेकिन अब रेगुलर आ रहा है। तो 8 लोग हैं, 8 लोगों को सर्किल के चारों तरफ बैठा दो और सबका फेस किधर कर दो? सबका फेस सेंटर की तरफ कर दो। 8 लोगों को सर्किल के चारों तरफ बैठा दो, सबका फेस सेंटर की तरफ कर दो। तो भैया पहला पॉइंट क्या था? आर और वी एक साथ बैठे, आर और वी को एक साथ नहीं बैठा सकते। वी के सेकंड राइट पे कौन है? यू, जो कि लेक्चरर की पत्नी है। और वी कौन था? वी साइंटिस्ट है। और यू और वी के बगल बीच में कौन है? टी है। अच्छा, आर को वी के साथ बैठाना है तो आर को यहाँ बैठाओगे। और हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो ये जो पति है ये इसकी पत्नी ये नहीं है, इसकी पत्नी ये हो गई। अच्छा, ये जो पति है इसकी पत्नी ये हो जाएगी, है ना। यू लेक्चरर की पत्नी है तो ये बाबू लेक्चरर हो जाएगा। अब बचा कौन है बैठने को? डॉक्टर। डॉक्टर को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि दो मेल एक साथ नहीं आ सकते, केवल यही दो मेल एक साथ आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, इसलिए ये डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर की जो पत्नी है वो ये तो नहीं है, डॉक्टर की पत्नी हो गई। और पी डॉक्टर की पत्नी है। बेटा एस और क्यू पुरुष है, लेकिन एस डॉक्टर नहीं है, तो एस हो गया लेक्चरर और क्यू, सॉरी सॉरी उल्टा लिख कर दिया मैंने, क्यू इज नॉट डॉक्टर। हाँ, एस और क्यू मेल है, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू हो गया लेक्चरर, एस हो गया डॉक्टर और ये हो गया जे। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैंने रिपीट भी कर दिया, है ना। हाँ जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है? एस। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लेक्चरर, इनमें से लेक्चरर कौन है? क्यू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की पत्नी कौन है? ये लॉयर है। लॉयर की पत्नी कौन है? लॉयर की पत्नी है जे, है ना। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? आर लॉयर।
साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर लॉयर एंड द हस्बैंड ऑफ जे। आर लॉयर या फिर हस्बैंड ऑफ जे। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? यू एंड बी। यू एंड वी। टी निम्न में से किसके बीच में बैठा है? यू और वी के बीच में बैठा है। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब आप फंस गए आप। अब बेटा, अब दिक्कत ये है, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। अब दिक्कत ये है बाबू कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि वरना डबल पेज में क्वेश्चन पहुंचेगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये? सातवां क्वेश्चन था ना? हम्म। नहीं, छठा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है। हाँ, पांचवा। हाँ ठीक है, छठी अरेंजमेंट है ये रही। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। तो बाबू, पहली बार आप पॉसिबिलिटी का यूज करोगे, पहली बार आप पॉसिबिलिटी का यूज करोगे तो आप इस क्वेश्चन को बनाओ विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज बनाना आप लोग पजल चैप्टर में सीख चुके हैं। चलिए साहब, कोशिश करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज बनाना आप लोगों को पहले से आता है। पॉसिबिलिटीज बनाना आप लोगों को पहले से आता है। हम्म। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया ना, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो फिर मजे ही मजे हैं आपके। फिर आपको टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। हाँ जी।
करो करो बेटा, फटाफट से सॉल्व, जल्दी से। हाँ, तीन पॉसिबिलिटी बननी है, तीनों पॉसिबिलिटी बनाओ। जितनी पॉसिबिलिटी बननी है सारी बना लो। तीन, चार, पांच, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन हर बच्चे को ये डील करना है। कोई भी बच्चा मतलब बचना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन से। हर बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। समझ रहे हो? हर बच्चे को। बना दिया? बड़े खतरनाक हो। चलिए साहब। अच्छा, मेरे ख्याल से इस वाले पेज की तो हमें जरूरत नहीं है। इस वाले पेज को तो हम हटा सकते हैं, है ना। सिर्फ यहां से इस क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये वाला। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 8 लोग हैं और वो सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो आप लोग जानते हैं कि पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा सकते हैं, फिर नहीं बिठा सकते। पहला पॉइंट क्या है? ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। तो पहले हम टीचर को बैठाएंगे और पूरे अरेंजमेंट में टीचर को कहीं भी बैठा सकते। तो मान लो ये टीचर है और टीचर के थर्ड राइट में कौन है? ए। एक, दो, तीन। टीचर के थर्ड राइट में मैंने किसको बैठा दिया? टीचर के थर्ड राइट में ए को बैठा दिया। ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है और जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। बेटा जो जी है वो शिक्षक के बगल में नहीं है। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर और जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है। तो मैं जी को यहां बैठा सकता हूं, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी। मैं जी को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि जी के सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ पाएगा। मैं जी को यहां बैठा सकता हूं, मैं जी को यहां भी बैठा सकता हूं। तो बेटा जी को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? जी को बैठाने की 3 पॉसिबिलिटी है। जी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। बताओ, जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बाबू? हम तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। मैंने आपसे कहा ना, हम क्या करेंगे? हम तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। हाँ जी, हम तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे क्योंकि जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है। अब तीनों पॉसिबिलिटी को देखो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जितने लोग बैठ चुके हैं उतने लोगों को तो बैठा देंगे और वहीं बैठाएंगे जहां हमने बैठाए हैं। ठीक है, जितने लोग बैठ चुके हैं उतने लोगों को तो बैठा देंगे और वहीं बैठाएंगे जहां हमने बैठाए हैं। टीचर के थर्ड राइट में ए, ये टीचर, इसके थर्ड राइट में ए, ये टीचर और इसके थर्ड राइट में ए। अब बेटा जी की 3 पॉसिबिलिटी है। जी को मैं यहां भी बिठा सकता हूँ, यहां भी, यहां भी। तो एक एक करके हम हर अरेंजमेंट में जी को बैठा देंगे। ठीक है, जी की 3 पॉसिबिलिटी है ना। पहले में हमने जी को यहाँ चूज कर लिया, दूसरे में जी को यहाँ चूज कर लिया, तीसरे में जी को मैंने यहाँ चूज कर लिया। तो जी के तीनों ही केस हमने कंसीडर कर लिए। तो इस तरीके से 3 पॉसिबिलिटी बन गई। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी। जी के सेकंड लेफ्ट में डी है। जी के जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? डी है। जी के सेकंड लेफ्ट में डी है और जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ गया। जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ गया। ठीक है, जी के बाईं और दूसरा डी आ गया।
बी जो कि एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। देखो ये कह रहे हैं बी दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है। तो बी शॉप देयर इज ओनली 1% बिटवीन बी शॉपकीपर एंड टीचर। तो टीचर और बी शॉपकीपर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है बी शॉपकीपर। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है, ये टीचर है, ये बी शॉपकीपर, ये नहीं हो सकता। तो बी शॉपकीपर ये है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो ये बी शॉपकीपर है। ठीक है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर है। मतलब शॉपकीपर के थर्ड राइट पे आर्किटेक्ट है, ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, तो ये कौन हो गया, ये आर्किटेक्ट हो गया। ये शॉपकीपर 1 2 3, ये कौन हो गया, ये आर्किटेक्ट हो गया। ये शॉपकीपर इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन हो गया, ये आर्किटेक्ट हो गया, है ना। चलिए, एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच सिटिंग बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ये आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच, ये एच नहीं है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच, ये एच नहीं है। इसका मतलब ये संभावना ही गलत हो गई, है ना। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ सकता है, ये वाली सही है। अच्छा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, ये वाली संभावना गलत हो गई। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, है ना। दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक बच गई हमारी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, ई एच के एकदम बगल में, ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। बेटा ई एच के बगल में नहीं है, एच के बगल में अगर ई नहीं है तो ई को मैं कहाँ बैठाऊंगा, ई को मैं यहाँ बैठाऊंगा। अगर एच के बगल में ई नहीं बैठा तो ई को मैं यहाँ बैठाऊंगा, है ना। इंजीनियर क्लर्क के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, क्लर्क के दाहिनी ओर तीसरे पे इंजीनियर है। ये जो इंजीनियर है ये किसके थर्ड राइट पे है, क्लर्क के, तो बाबू ये क्लर्क हो गया। ठीक है, इसके थर्ड राइट हैंड पे कौन है, इंजीनियर। क्लर्क के थर्ड राइट हैंड पे कौन है, इंजीनियर। क्लर्क के थर्ड राइट हैंड पे इंजीनियर। व्यापारी एवं एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। देयर इज ओनली 1% सिटिंग बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेस और मैन एफ के बीच में एक व्यक्ति है। एंड ई इज नीदर बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। देखो, बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, एफ को यहाँ नहीं बिठा सकते, 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 यहाँ नहीं बिठा सकते। तो एफ को मैं यहाँ बैठाऊं। अगर एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है तो एफ अगर ये है तो ये बिजनेसमैन नहीं है। अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ई को, और ई बिजनेसमैन नहीं है। अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन इसको बनना पड़ेगा, जबकि ये बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि पहले ही मना किया ई ना तो व्यापारी है। तो इसीलिए एफ यहाँ आएगा, और बिजनेसमैन ये नहीं है, तो बिजनेसमैन कौन हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा ये, बिजनेसमैन हो जाएगा ये। ठीक है, एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब बचा कौन, बचा कौन, सी। ये सी इंजीनियर हो गया। अच्छा, ई बिजनेसमैन और डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, डी डॉक्टर हो जाएगा। फिर ई को क्या बनना पड़ेगा, ई को बनना पड़ेगा कौन सा, जो भी प्रोफेशन बचा वो ई बनेगा। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे सॉल्व होंगी, बेटा ये क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए बैंकर, इनमें से बैंकर कौन है। तो बाबू बैंकर कौन है, बैंकर, अच्छा यही बच गया ई, ई बैंकर बच गया। बैंकर कौन है, ई। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्ट, इनमें से आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट है एफ। अच्छा, निम्न में से इंजीनियर कौन है, इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इंजीनियर कौन है, सी। इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो दो, और अगर ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4। तो इंजीनियर और क्लर्क के बीच में दो भी हैं और चार भी हैं। ठीक है, और निम्न में से इंजीनियर कौन है, सी। डॉक्टर के तुरंत दाहिनी ओर कौन बैठा है, डॉक्टर के तुरंत दाहिनी ओर, डॉक्टर के तुरंत दाहिनी ओर ए बिजनेसमैन है। डॉक्टर के तुरंत दाहिनी ओर, है ना। हाँ जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। अब फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। अब आप पॉसिबिलिटी बनाना सीख चुके हैं कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है।
मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल है ना बेटा, वो अब धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। पिछली जो क्लास थी सीटिंग अरेंजमेंट की, वो एकदम बेसिक क्लास थी, और आज हमने सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है पिछली बार के मुकाबले, है ना। पहली क्लास में जो 4 क्वेश्चन किए थे वो तो इजी थे। आज मैंने क्विज का आंसर दिया था, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बता रहा है। अच्छा, बहुत ही गजब। चलिए अब बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। और बेटा जैसे मैंने आपसे पजल में बताया था ना, कि पजल के क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है ना, पजल के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है। पजल के जो क्वेश्चन है, बताओ क्या बताया था मैंने, कि एक ही क्वेश्चन को अपने घर पे 4-5 बार सॉल्व करना। तो जिस तरीके से पजल है, बिल्कुल उसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है, सेम उसी मेथड से सीटिंग अरेंजमेंट है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपको 4 या 5 बार सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइम्स आप सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस होनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पजल की प्रैक्टिस करी थी आपने। यहां पर भी हमें नए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें भी अगर पॉसिबिलिटी बने तो बना लेना बेटा। देखो क्वेश्चन बनाने में टाइम तो लगेगा ही है। अब ये तुम हाउस सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं होंगे विदाउट पेन। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पसंद नहीं कर पाओगे विदाउट पेन, यहां पर तुम्हें पेन की तो जरूरत पड़ेगी ही। समझ रहे हो। हम्म।
बिना पॉसिबिलिटी बनाए ही सॉल्व हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया बिना पॉसिबिलिटी बनाए सॉल्व, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी कि सारे क्वेश्चन आप पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व करोगे, हैं? कुछ क्वेश्चन तो बिना पॉसिबिलिटी बनाए ही सॉल्व कर देंगे। हाँ जी सर, हर क्वेश्चन के लिए नहीं है पॉसिबिलिटी की जरूरत, ठीक है? जिसमें पड़े उसमें जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में हमें पॉसिबिलिटी की जरूरत है। Study the following information carefully and answer the question given below. 7 people A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circle. 5 of them are facing center and 2 of them are facing opposite to the center. बाबू 7 लोग बैठे हैं, है ना? कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। अब हम एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठाएंगे, अब तो उनको कहीं भी बैठा सकते हैं सातों को, जैसे एक। अच्छा, हमें फेस भी नहीं पता तो हम ये फेस नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता किसका फेस अंदर है किसका फेस बाहर। तो बिना फेस बनाए हम सिर्फ लकीर खींचते रहे। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार, पांच, छ, सात, हमने 7 लोग बैठा दिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ना? पहला पॉइंट है सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। सी और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, मतलब सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। तो पहले डी को बैठा लो कहीं भी, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा लो। इसका फेस किधर है? इसका फेस सेंटर में। इसका थर्ड लेफ्ट, भैया इसका जो लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट है, इसका बाया हमारा बाया, इसका थर्ड लेफ्ट। एक, दो, तीन, इसके थर्ड लेफ्ट में, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों का फेस सेंटर की तरफ है। पहला पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में है। ई जो है बेटा वो ना तो यहां बैठेगा डी के साथ, और जो ई है ना ही सी के साथ बैठेगा। तो डेफिनेटली मैं ई को कहां बैठाऊंगा? फिर मैं ई को यहां बैठाऊंगा, क्योंकि ई ना तो डी के बगल में बैठेगा ना सी के बगल में बैठेगा, तो ई फिर यहां बैठेगा। तो मैंने ई को बैठा दिया यहां पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जो डी व एफ के ठीक बीच में है, जो डी व एफ के ठीक बीच में है, उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। देखो, जो डी और एफ के बीच में है, यहाँ पे एफ तो नहीं आ सकता। जो डी और एफ के बीच में है, जो डी और एफ के बीच में है, उसका मुख यानी कि इसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में यानी कि बाहर की तरफ है। बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल इसका इसका फेस हमें नहीं पता चला। अच्छा, जी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। जी ए के थर्ड राइट में है और उसका मुख केंद्र की ओर है, यानी कि जी का मुख केंद्र की ओर है। अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझो। जी ना ए के थर्ड राइट में आएगा, मतलब ए को बैठाना हमें, और ए के थर्ड राइट में कौन आएगा? ए के थर्ड राइट में जी आएगा, लेकिन जी का फेस सेंटर में होना चाहिए। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ए को बैठा सकता हूँ? सर, दो संभावनाएं हैं। अगर ए का फेस अंदर है तो ए का थर्ड राइट, एक, दो, तीन, और यहाँ पे जी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी है। तो ए का फेस में अंदर नहीं ले सकता। ए का हो सकता है ए का फेस बाहर हो। ए का राइट बेटा, ए का राइट इधर होगा, ए का दाया इधर होगा, ए का थर्ड राइट, एक, दो, तीन। सर, यहां भी मैं जी को नहीं बैठा सकता। कुल मिलाकर मैं ए को यहां बैठा ही नहीं सकता, ना फेस अंदर ना फेस बाहर। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर ए का फेस अंदर है तो इसका थर्ड राइट, एक, दो, तीन, जबकि ये जी नहीं हो सकता क्योंकि जी का फेस तो अंदर है, जी का फेस बाहर नहीं है ना? इसीलिए मैं ए का फेस अंदर नहीं ले सकता। क्या ए का फेस बाहर है? अगर ए का फेस बाहर है, ए का थर्ड राइट, एक, दो, तीन, और यहाँ पे जी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है। तो कुल मिलाकर भाई साहब मैं यहाँ पर भी ए को नहीं बैठा सकता किसी भी एंगल से। तो ना तो मैं ए को यहां बैठा सकता हूं, ना ही मैं ए को यहां बैठा सकता हूं। तो मैं ए को फाइनली बैठाऊंगा कहां? ना तो यहां बैठा सकता, ना यहां बैठा सकता, ना ना नया नया नया। तो फिर मैं ए को यहां बैठाऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं बैठा सकता। अब ए के थर्ड राइट पे, इसका थर्ड राइट, एक, दो, तीन, ए का थर्ड राइट, एक, दो, तीन, इसके थर्ड राइट पे जी को बैठा दिया। जी का फेस अंदर है, जी का फेस अंदर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बचा कौन? बचा है बी। तो ये बी हो गया। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड। बेटा इसका फेस तो अंदर है तो डेफिनेटली इसका फेस बाहर है, और हम जानते हैं कि सिर्फ 2 लोगों का फेस बाहर है, 5 लोगों का फेस अंदर है। सिर्फ 2 लोगों का फेस बाहर है, और वो जो 2 लोग हैं वो है ए और ई।
तो सिर्फ ए और ई का फेस बाहर है, बाकी पांचों का फेस अंदर है। सिर्फ ए और ई का फेस बाहर है, बाकी पांचों का फेस अंदर है। तो एफ का भी फेस अंदर है, बी का भी फेस अंदर है, डी, जी और सी इन सब का फेस अंदर है। सिर्फ ए और ई का फेस सेंटर से बाहर है। सिर्फ इन दोनों का फेस सेंटर से बाहर था, बाकी सबका अंदर था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, एक बार और अरेंजमेंट में दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि ये सिंगल अरेंजमेंट थी। 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट था कि पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था, हाँ, डी के थर्ड लेफ्ट में। डी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 सी बैठा है, दोनों का फेस कहाँ है? सेंटर में है। और फिर इसके बाद था, इसके बाद क्या था? ई। ई ना तो डी के साथ है ना सी के साथ, तो ई को यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे। इसके बाद था जी को बैठाना था। अच्छा, जो डी और एफ के बीच में बैठा है उसका फेस सेंटर से बाहर है। फिर हमें जी को बैठाना, ए के थर्ड राइट में जी आना चाहिए, तो ए ये हो गया, इसका थर्ड राइट 1 2 3, और जी का फेस कहाँ? जी का फेस अंदर है। ये बी और एक पड़ोसी का फेस अंदर बाहर होना चाहिए, तो ये अंदर है, तो इसका फेस कहाँ हो गया? बाहर हो गया। सिर्फ दो लोगों का फेस बाहर होगा, बाकी सबका फेस कहाँ होगा? बाकी सबका फेस अंदर होगा। अब हम आंसर दे सकते हैं, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जी का लेफ्ट 1 2 3। जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जी के थर्ड लेफ्ट में डी है। ई के पड़ोसी कौन है? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई? बी एंड जी। बी एंड जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर? है ना बेटा, ए और ई का फेस सेंटर से बाहर है, ए और ई का फेस सेंटर से। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग द सेंटर? बी। बी का फेस सेंटर की तरफ है। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएटली राइट ऑफ ए? ए के इमीडिएटली राइट पे कौन है? ए के इमीडिएटली राइट पे एफ है। ए के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? एफ है। ठीक है, तो ये बेटा सातवीं अरेंजमेंट थी। ये कौन सी अरेंजमेंट थी? ये सातवीं अरेंजमेंट थी। ओके, अब जो आठवीं अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ी अरेंजमेंट है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा आठवीं अरेंजमेंट के लिए। यहां से ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। आठवीं अरेंजमेंट, और यहां मुझे लगानी पड़ेगी आठवीं अरेंजमेंट यहां से। लो, ये बनाओ इस क्वेश्चन को। अगर दो पॉसिबिलिटी बने दो बनाना, तीन बने तीन बनाना, और आपको लग रहा है चार पॉसिबिलिटी है तो चार भी बना लेना, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको लग रहा है चार बनेंगी, चार भी बना लेना, लेकिन अल्टीमेटली अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। बनाओ। हाँ जी, पजल में और सीटिंग अरेंजमेंट में सारा खेल पॉसिबिलिटी का है। पॉसिबिलिटीज बनाना सीख गए तो पजल सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आसान।
बिना पजल पढ़े क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? बन जाएगा बेटा, बिना पजल पढ़े भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, बिना पजल पढ़े भी। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं किस किस बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है कि वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति ना वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर बैठे हैं 8 व्यक्ति और सबका मुख बाबू केंद्र की ओर है। सबका मुख केंद्र की ओर है। 8 हो गया, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका मुख बना लो साथ के साथ, सबका मुख केंद्र की ओर है। अब पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। बेटा एफ जो है ना भुजा के मध्य में बैठा है, तो भुजा के मध्य में मैं कहीं भी एफ को बैठा सकता हूं। और जो ए है वो इसके दाईं ओर दूसरा है, इसके सेकंड राइट पे 1 2, इसके सेकंड राइट पे कौन है? ए। एफ के सेकंड राइट पे ए है और ए एफ के दाईं ओर दूसरा है और एफ भुजा के मध्य में बैठा है। जी हु डजंट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर, बेटा जी किसी कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि जी भुजा के मध्य में बैठेगा, जी भुजा के मध्य में बैठेगा। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और जो जी है ना वो डी के सेकंड राइट पे है। ठीक है, जी जो है वो डी के सेकंड राइट पे, किसके सेकंड राइट पे? डी के। तो डी को मैं कहां बैठाऊं? डी को मैं यहां बैठा देता हूं और डी के सेकंड राइट पे किसको बैठा देते हैं? डी के सेकंड राइट पे जी। इस क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको ना बेटा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। जो इस साल हमारे सीजीएल मेंस के एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हैं और पजल के क्वेश्चन आए हैं, तो वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर और आ जाएगा। जब आप सीजीएल मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन बनाओगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आपके अंदर आएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर और हम दूसरा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और लेवल हाई करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, है ना, इस साल के क्वेश्चन को सॉल्व करके। जी डी के सेकंड राइट में है और दोनों भुजा के मध्य में आ गए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। देखो डी और बी के बीच में 2 लोग हैं। अगर डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, अगर डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अगर डी और बी के बीच में 2 लोग हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई। यहाँ पे एफ को बैठा रखा है हमने, ये ए को बैठा रखा, ये डी को बैठा रखा, ये जी को। तो क्वेश्चन क्या है कि डी डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बेटा बी ये भी हो सकता है, डी और बी के बीच में ये 2 लोग हैं, और बी ये भी हो सकता है, डी और बी के बीच में ये 2 लोग हैं। तो डी और बी के बीच में 2 लोग हैं, डी और बी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, हाँ जी, मैंने बी को दोनों साइड बैठा दिया। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी के इमीडिएट नेबर सी को नहीं बैठाएंगे, सी यहाँ कहीं आ सकता है। जी के इमीडिएट नेबर सी को नहीं बैठाएंगे तो डेफिनेटली सी यहाँ आएगा। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एच है। ठीक है, बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एच है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और जी, बेटा जो E है वो F के बगल में नहीं है, तो E आएगा यहाँ, बचा कौन? C। अच्छा, जो E है वो ना तो F के बगल में है और ना ही G के बगल में है, तो बेटा E को फिर मैं कहाँ बैठाऊंगा? अगर मैं G के बगल में नहीं बैठाऊंगा तो ये अरेंजमेंट हो गई गलत और ये फाइनल अरेंजमेंट हमारी सही हो गई, ये फाइनल अरेंजमेंट हमारी सही हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति, अच्छा ये तो पॉइंट है, सॉरी, ये यहां से क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड, बेटा बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है एफ ए डी जी। एफ ए डी जी, एफ ए डी जी में से यहाँ पे डी है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर, एफ ए डी जी को छोड़कर, एफ ए डी जी को छोड़कर बाकी जो है वो कॉर्नर पर है, यानी कि ऑप्शन सी ई।
अच्छा, ई और एच के बीच में कौन है? ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में कौन बैठा है? ई और एच के बीच में डी बैठा है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी? डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत कौन बैठा है? डी के विपरीत एफ बैठा है। इफ ए एंड जी इंटरचेंज देयर प्लेस, हु विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के थर्ड राइट में कौन है? एफ के थर्ड राइट में बेटा एक दो तीन, एफ के थर्ड राइट में ई है। डी और जी अपना स्थान बदल भी लेते हैं तो भी एफ के थर्ड राइट में ई ही रहेगा। एफ के थर्ड राइट में कौन है? एफ के थर्ड राइट में ई है। एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है? ई है ना? हाँ जी, क्या बताएं? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, क्या बताएं प्लीज। चलिए, तो ये 8 अरेंजमेंट हमने करे। अब मैं आपको ना इस साल के सीजीएल मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट और पजल करवाता हूँ। इस साल जो हमारे मेंस के पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आई है, जरा उस क्वेश्चन पे ध्यान दो जब आप एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन करोगे ना। हालांकि ये भी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, एकदम करंट है ना, तरोताजा, रिफ्रेश, एकदम तरोताजा क्वेश्चन, बिल्कुल तरोताजा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है सीजीएल मेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 6 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्ति। अच्छा, अभी ये समांतर पंक्ति वाला है, एक्चुअल में आपने ना समांतर पंक्ति की क्लास करी नहीं है अभी। अभी रुक जाओ, ये रो वाला क्वेश्चन है, रो वाला क्वेश्चन आपने किया नहीं है। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। 6 व्यक्ति हैं, के एम एन पी क्यू आर, ये एक गोल मेज के चारों ओर अभिमुख होके बैठे हैं, ठीक है, यानी कि सबका फेस केंद्र की ओर है। हमें बनाना है हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ के, हु इज हु इज इमीडिएट हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के तुरंत दाईं ओर कौन है? के ठीक दाएं कौन है? के ठीक दाएं कौन बैठा है? के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक है ना? 2 कथन है मेरे पास। पहला स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है, के एम के बाईं ओर, के एम के बाईं ओर। तीसरा है के और एन के बीच, के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति है, केवल आर एन के ठीक बाएं है, आर एन के ठीक बाएं है, आर एन के ठीक बाईं ओर है, आर एन के ठीक बाईं ओर है। क्या इस पहले कथन से हम ये बता सकते हैं के ठीक दाएं कौन है? अगर पहले कथन से नहीं बता सकते तो दूसरा कथन यूज करके देखना, के क्यू के दाई, के क्यू के दाई और दूसरे स्थान पर है, के और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर दूसरा है। हाँ जी, ये बताओ इन दोनों में से किसका डेटा पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? किसका डेटा पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या फिर ईदर फर्स्ट और ईदर सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? वीओडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, मेरा एग्जाम 20 अगस्त को है। बस तो बेटा प्रैक्टिस करो। जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मिक्स प्रैक्टिस सेट दिए ना, 100 प्रैक्टिस सेट, उनको लगा लो फटाफट से। जो मैंने अपने टेलीग्राम पे दिए थे ना कल आपको, अपने चैनल पे, यूट्यूब पे लाइव आया था ना कल मैं अपने चैनल पर, वो जो टेलीग्राम में मैंने 100 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, बस वो प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम एग्जाम फोड़ दोगे। टाइम मिले तो क्रॉस चेक कर लो, नहीं मिले तो कैसे करोगे क्रॉस चेक?
बुक में भी है, क्यों नहीं है जो क्वेश्चन देते हैं। अब आप ये बताओ, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ के। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए के तुरंत दाहिनी ओर कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। चलिए साहब, अब देखते हैं क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्या पहले कथन से हम बता सकते हैं हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ के। चलो पहला स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहानी क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट के एम के बाईं ओर तीसरा है। कितने व्यक्ति हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। के एम के बाईं ओर तीसरा है, तो पहले एम को बैठाओ, इसके बाईं ओर तीसरा 1 2 3, इसके बाईं ओर तीसरा के को बैठा दो। के और एन के बीच केवल एक है, एन को यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी बिठा सकते हैं। आर एन के ठीक बाईं ओर है। अगर मैं एन को यहां बैठाता हूं, अगर मैं एन को यहां बैठाता हूं तो एन के ठीक बाईं ओर, एन के ठीक बाईं ओर आर नहीं आ पाएगा, तो एन को यहां बैठाओ, एन के ठीक बाईं ओर आर है, के और एन के बीच में केवल एक है। अब आप बताओ के ठीक दाईं ओर कौन है। सर के ठीक दाईं ओर कौन है, के ठीक दाईं ओर आर है। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया, यानी कि पहला कथन पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करो। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है। क्या सेकंड स्टेटमेंट से भी हम बता सकते हैं, क्या सेकंड स्टेटमेंट से भी हम बता सकते हैं, है ना। के क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, के जो है क्यू के दाहिनी ओर दूसरे 1 2 दूसरे स्थान पर है। के और एम के बीच केवल 2 है। बेटा के और एम के बीच 2 है तो डेफिनेटली एम को यहां बैठाओगे। के और एम के बीच 2 है, के और एम के बीच 2 है। पी आर के बाईं ओर दूसरा है। बेटा आर को मैं यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि आर के बाईं ओर दूसरा पी नहीं आ सकता। आर को यहां नहीं बिठा सकता, यहां नहीं बिठा सकता, यहां नहीं बिठा सकता। ठीक है, आर को यहां बैठा सकता हूं, नहीं। आर के बाईं ओर दूसरा पी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आर को यहां बैठाएंगे, आर के बाईं ओर दूसरा पी है। तो क्या हम बता सकते हैं के तुरंत दाईं ओर कौन है, बिल्कुल बता सकते हैं के तुरंत दाईं ओर कौन है, आर। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से भी हम बता सकते हैं के तुरंत दाईं ओर कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ईदर ईदर द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट और द डेटा इज इन द स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर मान लो पहले से आंसर आता दूसरे से नहीं आता तो हम कहते केवल पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि दूसरा नहीं है। दूसरे से आता पहले से नहीं आता तो हम कहते केवल दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पहला नहीं है। दोनों से आ गया तो हम बोलेंगे या तो पहला पर्याप्त है या दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अच्छा, अगर दोनों से आंसर नहीं निकलता लेकिन दोनों को मिलाकर आ जाता आंसर, तो हम क्या कहते हैं, फिर दोनों कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अच्छा, पहले से नहीं निकलता, दूसरे से नहीं निकलता, दोनों को मिलाकर भी नहीं निकलता, तो हम कहते दोनों ही कथन मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो यहां पर बोथ नहीं ईदर और यूज होगा। बोथ ऑप्शन तब यूज होता जब पहले से आंसर नहीं आता, दूसरे से नहीं आता, लेकिन दोनों को मिलाकर आ जाता, तो हम कहते हैं बोथ
स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। पहले से भी नहीं आता, दूसरे से नहीं आता, लेकिन दोनों को मिलाकर आता तो बोथ कहते। लेकिन यहां पर हम ईदर और, हम केवल पहला कथन यूज करेंगे तो पहले कथन से जो अरेंजमेंट बनी वो ये बनी, दूसरा कथन यूज किया तो जो अरेंजमेंट बनी वो ये बनी। और इन दोनों ही अरेंजमेंट में हम बता पा रहे हैं कि के तुरंत दाईं ओर आर है, के तुरंत दाहिनी ओर आर है। समझ रहे हो? इन दोनों ही अरेंजमेंट में हम बता पा रहे हैं के तुरंत दाहिनी ओर कौन है, आर है। चलिए बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे कि कौन से क्वेश्चन से जो सीजीएल में हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल पहले हम इसी साल के मेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद से, है ना, हम